नमस्कार। टीजीटी पीजीटी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाश्चात्य कला से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि हमारे आगामी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नए और कुछ पुराने प्रश्नों को हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। और आज के प्रश्नों में आपको बहुत सारे नए प्रश्नों को भी पढ़ने का समझने का अवसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो एक फेमस कृति थी, वो किस कलाकार की थी? ऑप्शंस हैं कुर्वे, पिकासो, डेविड, माने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो। द स्टूडियो पिकासो की कृति थी और इसको इन्होंने 1955 में ऑयल पेंटिंग के रूप में चित्रित किया था। ऑयल पेंटिंग, ठीक, किस मीडियम में? ऑयल पेंटिंग में इसको चित्रित किया था। ठीक, इसी से मिलता जुलता हुआ एक चित्र और है, कौन सा है? एक चित्र है द पेंटर्स स्टूडियो। क्या है? द पेंटर्स स्टूडियो। तो द पेंटर्स स्टूडियो, इस चित्र को किसने बनाया था? तो इस चित्र को बनाया था गुस्ताव कुर्बे ने। किसने बनाया था? एक यथार्थवादी चित्रकार, गुस्ताव कुर्बे। क्या नाम था उनका? गुस्ताव कुर्बे ने क्या बनाया? द पेंटर्स स्टूडियो। द पेंटर्स स्टूडियो गुस्ताव कुर्बे ने बनाया और द स्टूडियो किसने बनाया है? पिकासो ने बनाया है। और द स्टूडियो को 1955 में और इसके 100 साल पहले द पेंटर्स स्टूडियो 1855 में बनाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूसा की हॉर्स शीर्षक मूर्ति किस माध्यम में है? ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? रेमंड ड्यूसा विलो। क्या है? रेमंड ड्यूसा विलो। इनका पूरा नाम रेमंड ड्यूसा विलो है और इनकी बहुत ही फेमस कृति क्या है? हॉर्स। तो ये मूर्ति है, तो ये किस मीडियम में बनी है? ऑप्शंस हैं स्टील, कांसा, ग्रेनाइट, मार्बल। तो ये जो है कांसे में बनी है। किस में बनी है? कांसे में। हॉर्स जो मूर्ति बनी है ये कांसे में बनी है। और आधुनिक कलाकार थे, उन्होंने 1914 में, कब बनाई थी? 1914 ईस्वी में हॉर्स बनाई थी मूर्ति। हॉर्स मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था जो कि कांसे में निर्मित है। और ये किससे प्रेरित थे? घनवाद से प्रेरित थे, क्यूबिज्म से प्रेरित थे या घनवाद से प्रेरित थे। ठीक है, ये मूर्ति इनकी कहाँ पे संरक्षित है? तो ये संरक्षित है फिलाडेल्फिया म्यूजियम। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया म्यूजियम। फिलाडेल्फिया म्यूजियम में ये संरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ऐसा कौन सा कलाकार था जिसने प्रेरणा तो घनवाद से ली, लेकिन उसके बाद उसने अपनी स्वयं की विशेषताओं से युक्त कला को जन्म दिया? ऑप्शंस हैं के.एस. कुलकर्णी, रामकुमार, ब्रॉक, ओजेनफेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार। रामकुमार जी जो हैं वो अपने इंडिया के चित्रकार हैं और बहुत ही फेमस मूर्तिकार रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रेरणा तो घनवाद से लिया, लेकिन इनको चित्रों में इनकी अपनी शैली, घनवादी शैली तो है ही है, अपनी शैली के साथ भी इन्होंने काम किया है और इसीलिए इनको मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामकुमार जी ने जो चित्र बनाए हैं उनको नई दुनिया की रचना करने वाले मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार कहा जाता है। क्या? मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार कहा जाता है। ठीक,
और ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी कला में अमूर्त कला को जन्म दिया। किसको? अमूर्त कला को। अमूर्त कला को इन्होंने जन्म दिया। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए जाने जाते हैं। ठीक, अमूर्त कला क्या होती है? अमूर्त कला जो है ये घनवादी शैली जो होती है, अमूर्त कला जो है वो घनवादी शैली का ही एक पार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद। जॉर्ज ब्राक जो हैं वो किस शैली से प्रभावित थे? तो जॉर्ज ब्राक जो है वो घनवाद से प्रभावित थे। किससे? घनवादी कला आंदोलन से संबंधित थे और घनवाद के साथ साथ ये भाववाद से भी इनका जुड़ाव था। ठीक, घनवाद के साथ साथ भाववाद का मतलब होता है जंगलवाद। घनवाद के साथ साथ इनका जुड़ाव भाववाद या जंगलवाद के साथ भी था। ठीक, इनकी अगर फेमस कृति की बात करें तो लार्ज ट्रीज इनकी फेमस कृति है। इसकी जॉर्ज ब्राक की। ठीक है, लाइफ विद ग्लास एंड लेटर्स और फेमस कृति क्या है? लाइफ विद ग्लास एंड लेटर्स। ठीक, लाइफ विद ग्लास एंड लेटर्स ये किसकी? जॉर्ज ब्राक की फेमस कृति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विवस्त्र स्त्री किस कलाकार की कृति है? ऑप्शंस हैं ब्राक, पिकासो, जेम्स एक्सनोर, फर्नालेजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राक। विवस्त्र स्त्री किसकी कृति है? ब्राक की। ठीक, ये घनवादी शैली में बना हुआ है और ये घनवाद की दिशा में इनका प्रथम प्रयास था। जो एक फेमस कृति है विवस्त्र स्त्री 1908 में इन्होंने चित्रित किया था। ये घनवादी शैली में बना हुआ है। किसमें? घनवादी शैली में बना हुआ है। ठीक है, विवस्त्र स्त्री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ब्राक ने विवस्त्र स्त्री को बनाया। नेक्स्ट है स्टिल लाइफ विद ग्लास एंड लेटर्स किस कलाकार की कृति है? ऑप्शंस हैं ब्राक, पिकासो, डेविड माने। तो अभी हमने डिस्कस किया था इनके चित्रों में, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राक की चित्र है स्टिल लाइफ विद ग्लास एंड लेटर्स। ठीक, तो चलिए इस पर हम चर्चा कर चुके हैं ब्राक के बारे में। घनवादी शैली से संबंधित थे ये। विवस्त्र स्त्री को भी इन्होंने चित्रित किया है और ये किससे संबंधित थे? घनवाद से, घनवाद या भाववाद से संबंधित थे। ठीक है, घनवाद और भाववाद से संबंधित थे। घनवाद और भाववाद अलग अलग हैं। भाववाद को जंगलवाद भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शंस हैं इटली में, जर्मनी में, पेरिस में, फ्रांस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अभिव्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में हुआ है। ठीक, अभिव्यंजनावाद कहते किसे हैं? जब कोई चीज़ है उसके बाहरी दिखावट को या बाहरी बनावट को हम इग्नोर करके, कलाकार जब इग्नोर करके उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ के उसमें चित्र को चित्रित करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिव्यंजनावाद। तो इसीलिए इसका अभिव्यंजनावाद को क्या कहा गया है? कलाकार का अहंकार कहा गया है। अभिव्यंजनावाद को कलाकार का अहंकार कहा गया है। कलाकार का अहंकार कहा गया है। ठीक, अभिव्यंजनावाद को कलाकार का अहंकार भी कहा जाए। ठीक है, अभिव्यंजनावादी कलाकार जो सबसे पहले कलाकार माने गए हैं वो कौन है? कांडिस्की, वेस्ली कांडिस्की जो हैं अभिव्यंजनावाद के सबसे पहले चित्रकार माने गए हैं। कौन?
कांडिस्की। कांडिस्की जो है वो अभिव्यंजनावाद के सबसे पहले फर्स्ट कलाकार माने गए हैं। ठीक, चलिए, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लू राइडर ग्रुप किस कलाकार ने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप किस कलाकार ने चित्रित किया? ऑप्शन हैं ब्रॉक, फ्रेंच मार्क, सेगल, सेंजा। राइट आंसर होगा इसका फ्रेंच मार्क। ब्लू राइडर ग्रुप फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया है। ठीक, फ्रेंच मार्क का पूरा नाम क्या है? कांडिस्की फ्रेंच मार्क। कांडिस्की फ्रेंच मार्क पूरा नाम बताना जरूरी है, नहीं कहीं कहीं पे कांडिस्की देता है, कहीं कहीं पे फ्रेंच मार्क देता है, तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि कांडिस्की ने किया है, फ्रेंच मार्क ने किया है। ठीक, तो कांडिस्की फ्रेंच मार्क ही इनका पूरा नाम है। कांडिस्की दे दे तब भी सही है और फ्रेंच मार्क दे दे तब भी वही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कांडिस्की फ्रेंच मार्क ने ब्लू राइडर ग्रुप को चित्रित किया है। ठीक, चलिए, ब्लू राइडर नाम के नौ आंदोलन की पहल, ब्लू राइडर नाम का एक नौ आंदोलन चला था, तो उसकी पहल किस कलाकार ने की थी? ऑप्शंस हैं एमिल नोल्ड, कोकोश्का, कांडिस्की, जॉन मीरो। देखो अभी हमने चर्चा किया था, वही आ गया कांडिस्की। फ्रेंच मार्क कांडिस्की, ये कांडिस्की जो है फ्रेंच मार्क कांडिस्की ही हैं। तो ब्लू राइडर नाम के नौ आंदोलन की पहल फ्रेंच मार्क कांडिस्की ने की थी। इनका पूरा नाम क्या बताया हमने? फ्रेंच मार्क कांडिस्की। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अगर फ्रेंच मार्क दे देता तब भी सही था, या कांडिस्की दे दिया है तब भी इनका पूरा नाम ही है, दो नामों को अलग अलग करके दे दिया है। तो फ्रेंच मार्क कांडिस्की या कांडिस्की क्या है? ब्लू राइडर के जो नौ आंदोलन था ब्लू राइडर नाम से, वो उसकी पहल कांडिस्की ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लाल घोड़े चित्र किस कलाकार द्वारा बनाई गई? ब्रॉक, फ्रेंच मार्क, सेगल, मुंच। लाल घोड़े। ठीक, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? फ्रेंच मार्क। लाल घोड़े चित्र जो है फ्रेंच मार्क ने ही चित्रित किया है। ये एक जर्मन कलाकार थे। ठीक है, अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता थे, अभिव्यंजनावाद से रिलेटेड थे। ठीक, और ब्लू राइडर के सह संस्थापक भी थे। तो लाल घोड़े इन्होंने ही चित्रित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का जैसे जो बनाते थे उसकी पृष्ठभूमि पर इन्होंने लाल घोड़े को चित्रित किया है। लाल घोड़े चित्र इनकी बहुत फेमस कृति है। ठीक है, इनके और चित्रों में क्या है? जंगल में हिरन, नीले घोड़े की मीनार। ठीक, जंगल में हिरन, नीले घोड़े की मीनार। क्या है? नीले घोड़े की मीनार इनकी फेमस कृतियाँ हैं। ठीक, तो ये अभिव्यंजनावाद से रिलेटेड थे। पॉल गागिन, वान गाग और पिकासो से प्रभावित थे। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर जानवरों के चित्र की सीरीज भी बनाते थे। इन लाल घोड़े चित्र इन्होंने ही बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं भविष्यवाद, गहनवाद, दादावाद, अभिव्यंजनावाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमिल नोल्डे किससे संबंधित हैं? अभिव्यंजनावाद से संबंधित हैं। ठीक है, जर्मन चित्रकार थे। ठीक, एमिल नोल्डे जर्मन चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? ऑप्शन हैं पिएट मॉन्ड्रियन, पॉल क्ली, ऑस्कर कोकोस्का, कांडिस्की, फ्रेंच मार्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिएट मॉन्ड्रियन। पिएट मॉन्ड्रियन जो हैं ये अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। पिएट मॉन्ड्रियन जो हैं ये नियोप्लास्टिसिज्म के जनक हैं, नियोप्लास्टिसिज्म के जनक हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और ये पॉल क्ली, ऑस्कर कोकोस्का, कांडिस्की, फ्रेंच मार्क, ये सब क्या हैं? अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। ठीक, ये तीनों क्या हैं? अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। ठीक।
ठीक, ये तीनों अभिव्यंजनावादी हैं। बाकी ये पिएट मॉन्ड्रियन जो हैं ये नियोप्लास्टिसिज्म के जन्मदाता हैं, इसमें सम्मिलित नहीं है, अभिव्यंजनावाद से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नव लचीलावाद या नियोप्लास्टिसिज्म। नव लचीलावाद को क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिसिज्म के जनक कौन है? नियोप्लास्टिसिज्म तो पिएट मॉन्ड्रियन है, पिएट मॉन्ड्रियन, पिएट मॉन्ड्रियन कौन है? पिएट मॉन्ड्रियन। नव लचीलावाद के जनक कौन है? पिएट मॉन्ड्रियन है। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें जो है केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का ही प्रयोग किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का ही प्रयोग किया जाता है इस वाद में, नव लचीलावाद में। ठीक, चित्रण के लिए। चलिए नेक्स्ट बात होते हैं निम्न में से कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? क्या था? चित्रकार तो था ही, यथार्थवाद से रिलेटेड था, लेकिन वो व्यंग्य चित्रकार भी था। कौन है इसमें? ऑप्शन हैं डेविड, दाउमियर, कुर्बे, गोया। इसका राइट आंसर क्या होगा? दाउमियर। क्या हो जाएगा? दाउमियर। दाउमियर क्या थे? यथार्थवादी चित्रकार थे और ये व्यंग्य चित्रकार थे। ठीक, दाउमियर जो है ये व्यंग्य चित्रकार थे। ठीक, शैलियों की लड़ाई इनका बहुत ही फेमस व्यंग्य चित्र है। दाउमियर का व्यंग्य चित्र है क्या? शैलियों की लड़ाई। दो शैलियाँ या कई उससे ज़्यादा शैलियों के बीच की जो लड़ाई है, प्रतिस्पर्धा है, उसको इन्होंने चित्रित किया है। शैलियों की लड़ाई व्यंग्य चित्रकार दाउमियर की फेमस कृति है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दो वकील किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है जैक्सन पोलाक, दाउमियर, डेविड, गोया। इसका राइट आंसर क्या होगा? दाउमियर। दो प्रसिद्ध किसकी फेमस कृति है? दाउमियर की। ठीक, दो वकील दाउमियर की फेमस कृति है। ठीक, दाउमियन व्यंग्य चित्रकार थे। क्या थे? व्यंग्य चित्रकार थे, व्यंग्य चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्न में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित था? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी, हुसैन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य एक भारतीय कलाकार थे जो अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। किससे? अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। ठीक, विकास भट्टाचार्य 1940 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और बंगाल में, और ये अति यथार्थवाद से प्रेरित थे। भारत में इनको यथार्थवादी शैली का प्रणेता कहा जाता है। भारत में यथार्थवाद लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक, दुर्गा सीरीज इनकी बहुत ही फेमस कृति है। क्या? बहुत ही फेमस कृति है दुर्गा सीरीज। ठीक, इन्होंने और सभी मीडियमों में काम किया, लेकिन ऑयल पेंटिंग में ज़्यादा काम किया है। किसमें? ऑयल पेंटिंग में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्न में से किस कलाकार ने फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अध्ययन से स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? मतलब किस कलाकार ने फ्रायड का जो मनोविश्लेषण साइको एनालिटिकल थ्योरी था उसको स्टडी करने के बाद स्वप्न में जो हमारे रात में सपने आते हैं उसकी कल्पना, सपने में जो कल्पनाएं तो आती हैं तो उसको, उस कल्पना को उन्होंने कलात्मक रूप दिया। ठीक है, उस कल्पना को उन्होंने कलात्मक रूप दिया। ठीक है, किसने दिया? ऑप्शन है मोने, पिकासो, साल्वाडोर डाली, मैटिस। इनका राइट आंसर क्या होगा? साल्वाडोर डाली। ठीक, साल्वाडोर डाली ने फ्रायड के साइको एनालिटिकल थ्योरी मतलब मनोविश्लेषण सिद्धांत के अध्ययन से स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना। मतलब जो सपने आते हैं उनको, सरल शब्दों में कहें तो जो सपने आते हैं लोगों के दिमाग में उसको इन्होंने कला का विषय बनाया, कला चित्रण का विषय बना दिया। ठीक, साल्वाडोर डाली वो अति यथार्थवादी कलाकार थे, साल्वाडोर डाली। ठीक, साल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी कलाकार थे। इनकी बहुत ही फेमस कृतियाँ क्या क्या हैं? जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, इन्हीं की फेमस कृति है। गृह युद्ध की पूर्व सूचना।
गृहयुद्ध की पूर्व सूचना इनकी फेमस कृति है। जलता हुआ जिराफ है। ईसा का क्रूसारोपण, ये इनके बहुत ही फेमस कृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये स्पेन से रिलेटेड थे, स्पेन के चित्रकार थे। ठीक, कहाँ के थे? स्पेन के थे। स्पेन के अति यथार्थवादी चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट बात करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग वॉच चित्र को सल्वाडोर डाली के किस चित्र में, प्रसिद्ध चित्र में दर्शाया गया है? ऑप्शंस हैं इल्यूमिनेटेड प्लेजर, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द ग्रेट मास्टर बैटर, द सर्क्यूफिक्शन पेंटिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में सल्वाडोर डाली ने मेल्टिंग वॉच को चित्रित किया है। ठीक है, किसको? मेल्टिंग वॉच को परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में देखा जा सकता है। ठीक, मेल्टिंग वॉच परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में दर्शाया गया है। सल्वाडोर डाली की कृति है, बहुत ही फेमस कृति है, उसी में इसको दर्शाया गया है। ठीक, तो चलिए, ये घनवाद एवं दादावाद से प्रभावित थे। सल्वाडोर डाली के विषय में बात करें तो किससे प्रभावित थे? घनवाद व दादावाद से प्रभावित थे। घनवाद व दादावाद से प्रभावित थे। इनकी बहुत फेमस कृति परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है। ठीक है, अति यथार्थवादी कलाकार थे।